डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ये दोनों किरदार इस वक्त अमेरिकी राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। कभी दोस्त अब दुश्मन, और खुन्नस यहां तक पहुंच गई है कि एलन मस्क ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। आज क्लियर कट में इसी अमेरिका पार्टी के बारे में समझेंगे कि क्या रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच क्या कोई तीसरी पार्टी अमेरिका में जगह बना पाएगी, अमेरिका पार्टी के सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी, और मस्क क्या स्पेस में जहाज भेजने और ईवी बनाने की तरह राजनीति में भी सफल हो पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले समझते हैं अमेरिका में तीसरे किसी दल या उम्मीदवार का कितना स्कोप है। इसके लिए पहले यह समझना होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होता कैसे है, क्यों दो ही दलों की बादशाहत चल रही है। देखिए, इसकी दो प्रमुख वजहें हैं। पहला, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दूसरा इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। पहले ये दोनों चीजें समझ लेते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम समझते हैं, यानी जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट लाता है वो चुनाव जीत जाता है, जैसा कि भारत में भी होता है। पर अमेरिकी सिस्टम में एक और चीज इससे जुड़ी है जो इसको भारत से जुदा बना देती है, यानी अमेरिका का विनर टेक्स इट ऑल सिस्टम। यानी राष्ट्रपति के जिस उम्मीदवार की पार्टी किसी राज्य विशेष में बहुमत वोट हासिल कर लेती है, उसे उस राज्य की सारी सीटें मिल जाती हैं। दरअसल होता यह है कि अगर किसी राज्य, मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया ही कोई ले लेते हैं, वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी को बढ़त मिल गई तो फिर वहाँ की सारी सीटें डेमोक्रेट के हिस्से चली जाती हैं, रिपब्लिकन को कुछ भी नहीं मिलता। इसका उल्टा भी इसी तरह सच है। ऐसे में तीसरे दल का स्कोप सिकुड़ता चला जाता है। माने अमेरिका में ऐसा नहीं है कि किसी राज्य विशेष में 10% वोट किसी तीसरी पार्टी को मिले तो उसे 10% सीटें भी मिल जाएं। यहाँ या तो सब कुछ मिल जाता है या फिर कुछ भी नहीं। जो जीतता है वो पूरा जीत जाता है और इसी से वो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जिससे राष्ट्रपति चुना जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। तो अमेरिका में जनता सीधे प्रेसिडेंट नहीं चुनती, पहले वो कुछ लोगों को चुनती है जिन्हें इलेक्टर कहा जाता है। ये सभी इलेक्टर मिलकर बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, जो अमेरिका के इलेक्शन सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। अमेरिका में कुल 50 स्टेट्स हैं। राज्य जितना बड़ा होता है उस हिसाब से उस राज्य में इलेक्टर्स की संख्या तय होती है। मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया को ही ले लीजिए, जहां सबसे ज्यादा 54 इलेक्टर हैं, जबकि डेलावेयर में सबसे कम 3 इलेक्टर हैं। इस तरह अमेरिका में कुल इलेक्टर्स की संख्या 538 है। इस तरह 270 बहुमत का जादुई आंकड़ा बनता है। इन 538 इलेक्टर्स में 435 रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि, 100 सीनेटर्स और 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के इलेक्टर्स होते हैं। ये सभी इलेक्टर्स किस पार्टी यानी कि डेमोक्रेट या रिपब्लिकन या कोई तीसरी पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें ये पहले से ही जनता को बताना होता है, और अंत में जिसके पास बहुमत वो विजेता। जैसे पिछले चुनाव में ट्रंप ने 312 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को 226 वोट्स मिले थे। यहां तक आप समझ गए होंगे कि तीसरी पार्टी के लिए ऐसे सिस्टम में जगह बनाना कितना मुश्किल है। इसे कुछ उदाहरणों से भी समझते हैं। आखिरी दफा किसी तीसरे राष्ट्रपति उम्मीदवार को, जो ना तो डेमोक्रेट से था और ना ही रिपब्लिकन, उसको कुछ इलेक्टोरल वोट्स साल 1968 में मिले थे, पर वो भी गिनती के थे। उससे कुछ ठोस हासिल नहीं हो सका था। तब अमेरिकन इंडिपेंडेंट पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे जॉर्ज वेलेस को अमेरिका के 5 दक्षिणी राज्यों ने वोट दिया और उन्हें 45 इलेक्टोरल वोट्स भी मिले, लेकिन वो वोट्स इतने नहीं थे जिससे वे कुछ कमाल कर सकते, और ये करीब 60 बरस पहले की बात है। तब से तो ये भी नहीं हो सका है। अब मस्क ने नई पार्टी बनाई है तो एक और उदाहरण देना बनता है, जब उन्हीं की तरह एक अरबपति ने ऐसा ही कुछ किया था। नाम हेनरी रॉस पेरोट। पेरोट ने गरीबी से उठकर बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। फिर 1992 में नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा। पेरोट को 1992 के राष्ट्रपति चुनाव में बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार 19% पॉपुलर वोट मिले, लेकिन वे एक भी राज्य नहीं जीते, इसलिए उन्हें एक भी इलेक्टोरल कॉलेज नहीं मिल सका। 1992 में हारने के बाद पेरोट ने 1996 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया, लेकिन उनकी लोकप्रियता और गिर गई। इस बार उन्हें 19% वोट से घटकर महज 8% वोट हासिल हुए, पर इलेक्टोरल कॉलेज में इस दफा उनका खाता भी नहीं खुल सका। इसी तरह सन 2000 में ग्रीन पार्टी के राल्फ नाडेर ने काफ़ी ताकत लगाई, पर वो भी एक भी राज्य नहीं जीत सके। अमेरिका में इस तरह कोई प्रयास करे भी
तो वो राज्यों में अपनी दखल और बिल्कुल नहीं बना पाता और इस तरह वो धराशायी हो जाता है। पर वो मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती हैं गुरु। अन्य चुनौतियों में हैं जैसे कि राजनीतिक दल के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाना, बैलेट पर अपने नाम के लिए ज़रूरी सिंबल जुटा पाना, डोनेशन के तौर पर बड़ी रकम जुटा पाना। अमेरिकी राजनीति में ये सब चीज़ें भी अपने आप में टेढ़ी खीर हैं। इसी वजह से पिछले राष्ट्रपति चुनाव में लिबर्टेरियन पार्टी के चेज ओलिवर, ग्रीन पार्टी के जिल स्टेन, कार्नेल वेस्ट और रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, ये सभी पहले चुनाव में खड़े तो हुए, पर इनमें से कोई भी अमेरिका के 50 में से एक भी राज्य में बैलेट पेपर पर अपना नाम चस्पा नहीं कर पा सका। इसके अलावा भी कई रोड़े मस्क की राह में हैं। जैसे अमेरिकी संविधान के हिसाब से अमेरिका में जन्मा शख्स ही यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। इस बड़े पैमाने पर मस्क पिछड़ जाते हैं। मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है, यानी साफ है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति तो नहीं बन सकते हैं, पर हाँ किंग मेकर जरूर बन सकते हैं। ठीक समझे आप। मस्क खुद नहीं लड़ सकते पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकते हैं। मस्क की चाहत भी है कि नवंबर 2026 में जब हाउस और रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 और सीनेट की 100 में से 34 सीटों पर वोट हों तो वे कुछ सीटें जीतकर किंग मेकर बन जाएं। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि फिर यहाँ जरूर मस्क ट्रंप के मागा सपोर्टर्स यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सपोर्टर्स को तोड़कर अपने कैंडिडेट के तौर पर उतार सकते हैं और ट्रंप को कमजोर कर सकते हैं। लेकिन मस्क के सामने चुनौतियां दूसरी भी हैं। चुनौती उनके तरीकों को लेकर है। जैसे मस्क परंपराओं को तोड़ने वाले व्यक्ति हैं, महत्वाकांक्षी टारगेट सेट करते हैं, चाहे रॉकेट लॉन्च करना हो या इलेक्ट्रिक कारें बनाना हो या ट्विटर यानी एक्स खरीदना हो। हर बार मस्क के तेवर काफ़ी सख्त रहे हैं और वे जो चाहते हैं उसे जल्द से जल्द पाने की कोशिश करते हैं, पर राजनीति ऐसे नहीं चलती। इसमें चाहिए होता है पेशेंस यानी कि धैर्य। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मस्क के कैंडिडेट्स हारते हैं तो क्या ये उनको गंवारा होगा? क्या मस्क ये झेल पाएंगे? एक सवाल मस्क के बिजनेस को लेकर भी है कि अगर वे राजनीति पर फोकस करेंगे तो उनके बिजनेस का क्या होगा? ट्रंप से लड़ाई के दौरान ही टेस्ला के शेयर धड़ाम होते जनता देख ही चुकी है। ऐसे में कई जानकारों का मानना है कि मस्क ने बस कुछ दिनों के लिए शिगुफा छोड़ा है। वे अपनी पूरी जिंदगी एक नई पार्टी बनाने और उसे चलाने में खर्च करने नहीं वाले हैं। वो भी ये जानते हुए कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, खुद राष्ट्रपति नहीं बन सकते। वे बस ट्रंप को सबक सिखाने के लिए ये कर रहे हैं। कुल मिलाकर कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वक्त के साथ ही मिलेंगे। जैसे ट्रंप और मस्क की यह दावत क्या रुख लेती है? अमेरिकी राजनीति में एक तीसरी पार्टी यानी कि अमेरिका पार्टी अपनी जगह बना पाती है या नहीं? अभी तो हम ट्रंप और मस्क से यही कह सकते हैं कि दुश्मनी जम कर करें, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी आप दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। आज की क्लियर कट कहानी यहीं तक। लिखा था हमारे साथी शुभम ने। शुक्रिया।